वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एस स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 8 करवाने जा रहा हूँ। आज की जो वर्कशीट है वो सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट रहने वाली है। क्लास 7th की ये वर्कशीट है और आज का जो टॉपिक है वो पाठ्यतंत्र रहने वाला है। आप ये तो जानते हैं, यहाँ पर आपको अपना नेम और यहाँ पर क्लास टीचर का नेम लिखना है। तो अब हम फटाफट स्टार्ट कर देते हैं कि वर्कशीट में हमसे पूछा क्या है। देखो, ये जो क्वेश्चन हमें पहला बोला गया है ये सिर्फ विचार करने के लिए बोला गया है। आप इसे अपनी कॉपी पर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं इनके आंसर आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप अपने आप नोट कर लेना। इसके आंसर मैंने लिखे नहीं हैं, ठीक है। अगर किसी को आंसर इसके लिखवाने हैं तो मुझे बता देना, फिर मैं इसे डिस्क्रिप्शन में भी लिख के दे दूँगा, ठीक है। आप समझ लीजिए क्या आंसर है। कैक्टस पौधे की पत्तियाँ कांटों के रूप में क्यों होती हैं? आप ये लिखोगे, कैक्टस पौधे की पत्तियाँ कांटों के रूप में इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर जल की मात्रा बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाती हैं, ठीक है। और पानी की बचत करने के लिए इनकी पत्तियां जो कांटों के रूप में होती है ताकि कम से कम पानी इनको अवशोषित करना पड़े, ठीक है। उसके बाद है, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं? अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर इतना स्पीड से बोलते हो कुछ समझ नहीं आया। देखो, यूट्यूब में 3 डॉट होती है, उसे स्पीड धीरे करके आप सुन सकते हैं, ठीक है। अब अगला है, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं? बोलोगे ऊँट ही रेगिस्तान में एक ऐसा साधन है जो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हमारी मदद करता है, इसलिए इसको हम रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, ठीक है। अगला है, कमल के पौधों की पत्तियां चपटी क्यों होती हैं? देखो, ये लिखना है, कमल के पौधों की पत्तियां चपटी इसलिए होती हैं ताकि अधिक से अधिक जो है ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा कर सके। पानी में रहने की वजह से जो है इनमें प्रकाश संश्लेषण जो है कम हो पाएगा अगर ये पत्तियां छोटी होंगी तो, और इसकी वजह से भोजन कम बन पाएगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चपटी होती हैं, ठीक है। अगला है, मेंढक पानी के पास क्यों पाए जाते हैं? ठीक है, मेंढक जो होते हैं वो पानी के पास इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि ये जलीय जीव हैं, ठीक है। पानी में भी रहते हैं, ज़मीन पे भी रहते हैं, ठीक है। पानी में जो है ये अपने अंडे आसानी से दे पाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से इनकी जीव की उत्पत्ति होगी, इसी वजह से पानी के पास में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अगला है, तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के भोजन का मुख्य भाग मछली क्यों है? ठीक है, तो क्योंकि बोलोगे मछली जो है वो समुद्र के अंदर आसानी से पाई जाती है, और दूसरा ऑक्सीजन लेने के लिए इन्हें बार बार ऊपर आना पड़ता है, ठीक है, और आसानी से भोजन के रूप में मछली इन्हें प्राप्त हो जाती हैं, ठीक है। ये तो खाली इंट्रोडक्शन था, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब फटाफट वर्कशीट में आ जाते हैं, क्या पूछा गया है फटाफट पढ़ लेते हैं। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति और लोगों के रहन सहन के तरीके अलग अलग होते हैं। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। देखो, हम जितने भी सारे जीव जंतु हैं ना, हम सबका रहन सहन अलग अलग होता है, और जहाँ हम रहते हैं ना उस पर्यावरण पर हम निर्भर हो जाते हैं। आश्रित मतलब निर्भर हो जाते हैं, प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। हम देखो, अगर हमें दूध चाहिए तो हम गाय पर निर्भर है ही नहीं, भैंस पर निर्भर है ही नहीं, तो एक जीव दूसरी जीव पर भी निर्भर होता है बच्चों, ठीक है। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंधी पारतंत्र का निर्माण करता है। देखो, ये जितने भी सारे जीवधारी है ना पर्यावरण के साथ संबंध बनाते हैं, तो यही पर्यावरण के साथ जब जीवों का संबंध बन जाता है इसे ही पारतंत्र कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक पारतंत्र किसे कहते हैं? बाकी नीचे डिफाइन भी दे रखी है अच्छे से ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। फटाफट आगे हम पढ़ लेते हैं बच्चों कि हमें क्या बोला गया है। फटाफट देखिए आप आगे, देखिए, एक पारतंत्र में वह सभी कारक होते हैं जो एक विशेष क्षेत्र में परस्पर क्रिया करते हैं, ठीक है। मतलब पारतंत्र के अंदर ना बहुत सारे कारक वो होंगे जो एक साथ एक दूसरे के साथ क्रिया करेंगे, एक साथ काम करेंगे, चाहे वे जीव हो। मतलब इसमें कौन कौन कारक आएंगे? जो जीव हो या अजीब, मतलब जिंदा भी आते हैं पारतंत्र में, और जो जिंदा नहीं है वो भी आते हैं इसके अंदर, ठीक है। पारतंत्र के अंदर जीवित भी आते हैं और जो जीवित नहीं है वो भी आएंगे। संसार में प्रत्येक विशिष्ट पारतंत्र के पास अपने निर्जीव वस्तुओं का निर्मित स्वयं की स्थितियाँ हैं, ठीक है। वह स्थितियाँ निर्धारित करते हैं कि किस प्रकार की जीव वहाँ रहने के लिए सक्षम होंगे। देखो, किसी क्षेत्र के अंदर विभिन्न प्रकार के जीव रह रहे हैं, वो वहाँ के जो निर्जीव क्षेत्र है उसके ऊपर निर्भर करेगा। जीव जंतु केवल वहीं पनप सकते हैं जहाँ उनकी जरूरत पूरी होती है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, देखो हर जीव बारिश वाले वन में नहीं रह सकते, घास वाले स्थान पर नहीं रह सकते। रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी पारतंत्र हो सकता है। देखो, अगर आपसे पूछ ले कि 4-5 पारतंत्र के उदाहरण दीजिए तो नदी है, महासागर है, क्योंकि इन सब पर एक विभिन्न प्रकार के जीव रह रहे हैं। तो पारतंत्र का मतलब तो आपको समझ में आ गया ना बच्चों।
आगे बोला गया मानव ने भी अपने विवेक के उपयोग से मछली घर, बागान, बाग, पार्क जैसे कृत्रिम परितंत्र बनाए। देखो जो मनुष्य द्वारा बनाए गए जो परितंत्र होते हैं ना, उन्हें कृत्रिम कहते हैं। क्या बोलते हैं? कृत्रिम। ठीक है। और जो परमात्मा सच्चे बादशाह परवरदिगार मालिक ने बनाए हैं वो प्राकृतिक पारितंत्र कहलाते हैं। ठीक है। अगर आपसे प्राकृतिक पूछेगा तो आप कौन से बताओगे? वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर। और अगर आपसे कृत्रिम मतलब इंसान द्वारा पूछेगा तो मछली घर, बागान, बाग। ठीक है। पार्क भी बोलते हैं बाग को। अब आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है। देखो हमसे पहला क्वेश्चन बोला गया है कि पारितंत्र जो है वो कैसे बनता है। तो आपको बताना पारितंत्र कैसे बनता है। तो अब फटाफट मैं आंसर पे अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए, वो आपको आंसर नोट करना है। ठीक है। बाकी जो बच्चे समझ गए एक्सीलेंट। तो आप ये लाइन लिखोगे, जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंधी पारतंत्र का निर्माण करता है। ठीक है। एक परितंत्र में वे सभी कारक होते हैं जो विशिष्ट क्षेत्र में परस्पर क्रिया करते हैं, चाहे वह जीवी हो या जीवी। यहाँ तक आप नोट कर लेना। ठीक है। पहले का समझ में आ गया आपको? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब पूछ रहा है इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारतंत्र नहीं है। मरुस्थल प्राकृतिक है, वन भी प्राकृतिक है, समुद्र भी प्राकृतिक है। तो पार्क आंसर आ जाएगा इसका। क्या आ जाएगा? पार्क। नेक्स्ट है, आपको संकेत दे रखे हैं। ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, संकेत दे रखे हैं आपको इसमें फिल करना है। जैसे मछली, पानी, कमल का फूल। अब ये किस में पाया जाता है? पर्वत में, मरुस्थल में, वन में, तालाब में। तो ये हमने तालाब इसमें लिख दिया। ठीक है। तो पहले वाले में क्या आएगा? तालाब आएगा। समझ में आ गई? दे रखा है आंसर, इसलिए मैंने अलग से लिखा नहीं है। उसके बाद दूसरा हमसे पूछा गया है कि रेत, ऊंट, कैक्टस का पौधा कहाँ पाया जाता है? मरुस्थल में पाया जाता है। ठीक है। फिर घने पेड़, जंगल, जानवर, मिट्टी। तो घने घने पेड़ हैं, ठीक है, जानवर है, वन है, मिट्टी है। तो ये कहाँ पाए जाएंगे? फटाफट बताइए बच्चों। ये पाए जाएंगे वन में। कहाँ पाए जाएंगे? वन में। उसके बाद है शंकुधारी वृक्ष, भेड़, बर्फ है। ठीक है। तो कहाँ पाया जाएगा बच्चों? ये पर्वत पर। कहाँ पर? पर्वत पर ही बर्फ़ होती है। इस तरीके से आंसर सबको समझ में आ गए। एक बार मैं आंसर की नंबरिंग ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ये आंसर मैंने आपकी हेल्प के लिए लिख दिए हैं। पहले नंबर पे ये आएगा, दूसरे नंबर पे ये आएगा, तीसरे पे ये आएगा, चौथे पे ये आएगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही बहुत था। मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर किसी पर कोई डाउट है तो प्लीज़ बच्चों ज़रूर बताओ, मैं उस प्रॉब्लम को पूरा सोल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। और इस तरीके से वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।